Hello student, in the first part we complete up to here. Now we start from there. यह भी जाने। र में ऊ प्लस ऊ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है। लाइक छोटा ऊ, लाइक दिस वे रिटन। बड़ा ऊ, लाइक जो बड़े ऊ की मात्रा है उसको थोड़ा लंबा खींचना है, ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह में क्या होता है? अंग एंड विसर्ग को अयोगवाह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब ये जो अयोगवाह अंग की मात्रा और विसर्ग की मात्रा, ये जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा स्वर की मात्रा के रूप में किया जाता है। इनको अनुस्वार तथा विसर्ग के रूप में जाना जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार लाइक अंग की मात्रा। अनुस्वार इसमें पहले स्वर का उच्चारण होता है। जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम स्वर को बोलते हैं और बाद में नासिकीय ध्वनि का प्रयोग करते हैं। मतलब जो नाक से निकली हुई आवाज़ उसको बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे दंत, दंत, लाइक व्हेन यू स्पीक दंत, अ वॉइस केम फर्स्टली, देन न वॉइस केम, देन मीन टू से अनुस्वार की मात्रा आ जाएगी। अंत, पंत, अ वॉइस फर्स्टली केम, देन न वॉइस केम, देन अनुस्वार। अनुनासिक मीन्स लाइक चंद्र बिंदु और अनुनासिक आ आदि स्वरों में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जब शिरु रेखा, शिरु रेखा लाइक ये वाली जो रेखा होती है के ऊपर मात्रा लगी हो, मतलब ये शिरु रेखा होती है लाइक दिस वे, ये शिरु रेखा, इसके ऊपर जो कोई मात्रा लाइक दिस वे, तो सुविधा के लिए, उसकी सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं में हम जैसे चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, ओनली क्या लगाएंगे? सिंगल मात्र बिंदु। है में भी हम चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगा देंगे? यहाँ पे मात्र बिंदु लगा देंगे। तो ये होता है अनुनासिक की मात्रा। विसर्ग लाइक टू डॉट्स, विसर्ग का उच्चारण अह के रूप में होता है। इसका प्रयोग हिंदी में केवल उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत से आए हैं। अब जो विसर्ग लाइक टू डॉट्स, इसका उच्चारण इसको कब प्रयोग किया जाता है? जब हिंदी में शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए होते हैं, उनके साथ किया जाता है। लाइक प्रात्यः, प्रात्यः, अह वॉइस केम, तो अह की जगह हम ये विसर्ग की मात्रा लगा देते हैं। प्रायः, अतः आदि, तो ये कौन सी मात्रा होती है? विसर्ग। व्यंजन, सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं परंतु हम इनका उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं। अब जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना होते हैं, लेकिन जब उनका उच्चारण करते हैं तो वो स्वर की सहायता से ही करते हैं। तो व्यंजन जो है वो स्वर के बिना नहीं लिखे जाते। व्यंजनों में अ वर्ण लगाकर बोलते हैं लाइक क प्लस अ इज इक्वल टू क, ख के पैर में लंत प्लस अ इज इक्वल टू ख, ग के पैर में लंत प्लस अ इज इक्वल टू ग आदि। तो इस प्रकार व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है। स्वर में क्या था कि हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती थी, और व्यंजन में क्या है, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो जो मुंह से हवा निकलती है वो किसी न किसी भाग से टकराती है, फिर बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। हम वर्णमाला में व्यंजनों के स्वर सहित रूप का प्रयोग करते हैं। लाइक क, ख, ग, ड, ये क वर्ग है। मतलब क जो स्टार्ट, मतलब क की लाइन में जो जो वर्ग आते हैं वो क वर्ग बन गए। च की लाइन में च वर्ग, त से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। ये सारे जो वर्ग हैं ये कितने वर्ग होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग का क्या नाम है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और ये जो होते हैं ये होते हैं अतंस्त व्यंजन, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं आगत व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। लिखते समय स्वर रहित व्यंजन हो सकते हैं। शब्द में स्वर रहित व्यंजनों का भी उच्चारण किया जा सकता है, जैसे बच्चा, प्यास, रास्ता थी। तो जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उसमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन कई बार लिखते समय हम ऐसे भी व्यंजन लिखते हैं जो स्वर के बिना भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वर के साथ भी होते हैं। तो जैसे बच्चा, अब ब च चा, प आधा प यकुआ स प्यास, तो ये सारे क्या हैं? स्वर रहित और स्वर सहित। क ख के नीचे लगे हल चिन्ह, ये जो हल चिन्ह होता है इसे क्या बोलते हैं? हलंत कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में क के पैर में लंत प्लस अ इज इक्वल टू क्या बन जाता है क, ख के पैर में लंत प्लस अ इज इक्वल टू क्या बन जाता है ख। आदि वर्ण अ सहित ही बोले और लिखे जाते हैं। तो मतलब हिंदी की वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अ के साथ ही बोले और लिखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्वर जो स्वरों के बिना ही व्यंजन जब उसके साथ मिला देते हैं, स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो कौन से व्यंजन बन जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। लाइक प्राय वर्ग का पहला दूसरा वर्ण दूसरे के साथ होता है, तीसरा वर्ण चौथे के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे मक्खी। अब ये पहला क वर्ग है, क वर्ग में इसमें क का पहला ये वर्ण है और ये दूसरा वर्ग है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, अब संयुक्त व्यंजन बन गए। अब लाइक दिस ऑल्सो मक्खन। अच्छा, अब ये च वर्ग का पहला वर्ण है और छ जो है दूसरा वर्ण है, तो ये क्या बन गई, संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह कुछ स्वर युक्त व्यंजन मिलाकर जब हम लिखते हैं स्वर रहित ही, तो वो कौन से व्यंजन बन जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। द्वितीय व्यंजन, एक ही व्यंजन जब दो बार आए, पहला स्वर रहित तो दूसरा स्वर युक्त। जब एक व्यंजन दो बार आए, जैसे एक स्वर के साथ दूसरा स्वर से युक्त, तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का आदि। अब निस ध्यान दें, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी कि य, र, ल, व, श द्वित्व के रूप में होते हैं, जैसे पक्का, इक्का, सच्चा, बच्चा, बच्चन, सज्जन आदि। दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व नहीं होते, जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो द्वित्व नहीं होते, लाइक ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ढ, फ, भ, ये द्वित्व व्यंजन रूप में नहीं मिलते, ये दूसरे रूप में नहीं मिलते। नेक्स्ट वर्क वी डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।